हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। बच्चों, आज हम मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.10 करने वाले हैं, जो कि अपना लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.10। तो बच्चों, जो अपना एक्सरसाइज 1.10 है उसमें हम वेन डायग्राम को स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आपने अपने 9th स्टैंडर्ड एंड 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सेट थ्योरी में कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो मैं आपको वेन डायग्राम का डेफिनेशन पहले बता देता हूँ बच्चों। तो वेन डायग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। तो बच्चों, अगर हम किसी भी ग्राफ से या तो किसी भी डायग्राम से, हम इसे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। अगर हम किसी डायग्राम या किसी ग्राफ से कोई भी सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोला जाता है वेन डायग्राम। तो बच्चों, वेन डायग्राम क्या होता है? सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम कोई भी डायग्राम्स या कोई भी ग्राफ को यूज़ करते हैं तो उसी को बोला जाता है वेन डायग्राम। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम पूरा वेन डायग्राम को स्टडी करने वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमें दिया गया है कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वेन डायग्राम व्हाइल स्टडीइंग सेट थियरी। तो हमने पहले ही वेन डायग्राम सीख चुके हैं जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे। नाउ वी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द सिमिलरिटी बिटवीन रूल्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड दोज ऑफ वेरियस ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो बच्चों, जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स था जैसे कि इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, तो इन सब चीज़ों को हम जो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है उससे रिलेट करेंगे। तो कुछ हमें 5-6 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डिसजंक्शन इन लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू द यूनियन ऑफ सेट्स इन सेट थ्योरी। डिसजंक्शन इन लॉजिक मतलब बच्चों, डिसजंक्शन हमने डिसजंक्शन सीखा है। डिसजंक्शन क्या होता है? डिसजंक्शन हम बोलते हैं और को। तो जो हमारा और लॉजिक में होता है वो हमारा सेट थियरी में क्या होता है? यूनियन। जो हमारा डिसजंक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनियन। उसके बाद बच्चों, जो सेकंड हमारा पॉइंट दिया गया है वो हमें दिया गया है कि कंजंक्शन इन लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इन सेट थ्योरी। तो बच्चों, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन मतलब हमने सीखा है स्टार्टिंग के लेक्चर में ही, सेकंड लेक्चर में। कंजंक्शन मतलब एंड होता है। तो जो एंड होता है बच्चों उसी को बोला जाता है इंटरसेक्शन। एंड को ही क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। एंड आई होप बच्चों आपको ये यूनियन और इंटरसेक्शन पहले से सब पता होगा। तो ये हो गया 2 कंपैरिजन। उसके बाद बच्चों, हमारा थर्ड पॉइंट दिया गया है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट इन लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट थ्योरी। तो जो हमारा नेगेशन होता है, जैसे कि हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को सेट थ्योरी में बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को डैश भी बोलते हैं या तो फिर रेज टू सी भी बोलते हैं, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट। तो जो नेगेशन होता है लॉजिक में, तो वही सेट थ्योरी में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बच्चों, फोर्थ पॉइंट जो हमें दिख रहा है वो लिखा गया है इम्प्लीकेशन ऑफ टू स्टेटमेंट इन लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू द सबसेट इन सेट थ्योरी। बच्चों, जो हमारा इम्प्लीकेशन है लॉजिक में उसको हम सबसेट बोलते हैं सेट थ्योरी में। अब सबसेट मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि महाराष्ट्र है और मुंबई है, तो मुंबई क्या है? सबसेट है महाराष्ट्र का, मतलब एक पार्ट। सबसेट मतलब क्या होता है? पार्ट। तो उसी चीज़ को लॉजिक में हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन सिंगल इम्प्लाइज। इसके बाद बच्चों, जो अपना लास्ट पॉइंट दिया गया है उसमें दिया गया है कि बाय कंडीशनल ऑफ टू स्टेटमेंट इन लॉजिक इज इक्विवेलेंट टू इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। तो जो हमारा बाय कंडीशनल होता है बच्चों, बाय कंडीशनल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय डायरेक्शनल एरो से। ये हमारा टू सेट्स का इक्वालिटी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इसी को हम बाय कंडीशनल बोलते हैं अपने लॉजिक में। तो बच्चों, मेनली ये 5 सिमिलरिटीज़ है अपने लॉजिक एंड सेट थ्योरी में। जिसे हम डिसजंक्शन बोलते थे उसी को यूनियन बोलते हैं सेट थ्योरी में। जिसे हम लॉजिक में कंजंक्शन बोलते थे उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं सेट थ्योरी में। जिसे हम लॉजिक में नेगेशन बोलते थे उसी को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं सेट थ्योरी में। उसके बाद जिसको हम इम्प्लीकेशन बोलते हैं लॉजिक में उसको सेट थ्योरी में सबसेट बोला जाता है। और जिसे हम बाय कंडीशनल या तो फिर डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं
उसी को सेट थियरी में इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स बोला जाता है। तो बच्चों ये कुछ बेसिक जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया था वो हमने डिस्कस किया। आप इसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका जो डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज करना। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसमें दिया गया है रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम्स, एंड उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। तो बच्चों जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें दिया गया है सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। तो बच्चों सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस का मैं आपको एकदम जनरल स्टेप्स बताता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चंस में किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ह्यूमन बीइंग के नेचर से डिपेंड करता है, जैसे कि हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट। तो बच्चों हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट क्या है, एक नेचर है ह्यूमन बीइंग का, तो उसको हमें यूनिवर्सल सेट लिखना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन में नंबर्स की बात की गई रहेगी तो सेट ऑफ नंबर्स लिखेंगे। क्वेश्चन में अगर हमें डायग्राम से रिलेटेड रहेगा तो लिखेंगे सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट समझना पड़ेगा कि क्या है। तो बच्चों मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट अज्यूम कर लेना है। यूनिवर्सल सेट मतलब क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है उससे रिलेटेड आपको यूनिवर्सल सेट अज्यूम करना है। उसके बाद मैं ले लूँगा H मतलब सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। उसके बाद O ले लेता हूँ कैपिटल, सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट्स। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिवर्सल सेट क्या लेना है जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। जैसे कि हार्ड वर्किंग और ओबीडियंट क्या है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है, तो उसको आप क्या ले सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। या तो आप यहाँ पे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं, वो भी चल जाता था, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग भी होते हैं और ओबीडियंट होते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे H और O के जगह पे A B कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। H मैंने क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्किंग था, और ओबीडियंट O क्यों अज्यूम किया है, क्योंकि यहाँ पे ओबीडियंट था। तो बच्चों आपको चाहिए तो ABCD में कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, बट याद रखना हमेशा आपको कैपिटल लेटर ही यूज़ करना है, क्योंकि सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। उसके बाद बच्चों हमें एक रेक्टेंगल बना के लेना है। अभी मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है तो मैं डायरेक्टली फ्री हैंड स्केच बना रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे इधर उधर हो सकता है, बट आपको क्या करना है, स्केल से ही ड्रॉ करना है। तो बच्चों ये मैंने बना लिया यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे हम कॉर्नर में लिख देंगे U, कैपिटल U, दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद बच्चों दो चीज़ें हैं यहाँ पे, सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड सेट ऑफ ओबीडियंट स्टूडेंट्स। और आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें क्या दिया गया है, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। तो बच्चों पहले मैं आपको रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये हो गया हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का सेट, ये हो गया ओबीडियंट स्टूडेंट का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, और इस सर्कल में सब कौन है, ओबीडियंट स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो हार्ड वर्किंग भी होते हैं और ओबीडियंट भी होते हैं। सब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते, क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट। सम दिया है, सम मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हार्ड वर्किंग भी है और ओबीडियंट भी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सब हार्ड वर्किंग वाले हैं, यहाँ पे सब ओबीडियंट वाले। तो इसको हम इंटरसेक्शन के हिसाब से बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे पहले बना के दिखाता हूँ। ये हो गया मेरा सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे H लिख दिया। अब बच्चों इसी में क्या है, ओबीडियंट स्टूडेंट्स भी है, कुछ हार्ड वर्किंग है जो ओबीडियंट भी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना ओबीडियंट वाला। अब हार्ड वर्किंग यहाँ पे जितने लोग हैं सब हार्ड वर्किंग है, यहाँ पे जितने हैं वो क्या है, ओबीडियंट है। बट ये जो आपको मिडल पार्ट दिख रहा है उसमें हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट दोनों लोग हैं। ये जो आपको इंटरसेक्शन मिलेगा, कॉमन रीजन मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट दोनों। तो इस टाइप का डायग्राम कब बनता है, जब हमें क्वेश्चन में सम दिया हो। अगर आपको क्वेश्चन में सम दिया है तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ,
आपको इस टाइप का ही 2 सर्कल बनाना है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसके बाद इसको शेडिंग भी करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा H इंटरसेक्शन O इज़ नॉट इक्वल टू फाई। मतलब H इंटरसेक्शन O में 0 एलिमेंट्स नहीं है, कुछ ना कुछ तो है। नॉट इक्वल टू फाई मतलब कुछ ना कुछ तो है। फाई मतलब होता है नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होना। तो बच्चों इस वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आते ही है। 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन ऐसा सिंगल एक क्वेश्चन मोस्टली तो नहीं आता है, मोस्टली 3 क्वेश्चन आएंगे फॉर 3 मार्क्स। तो बच्चों आपको मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया था सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के हमें ये समझना है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, क्वेश्चन ह्यूमन बीइंग से नेचर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड है, क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड है, तो हमें उसके हिसाब से अजम्पशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ह्यूमन के नेचर के ऊपर है, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे आप सेट ऑफ स्टूडेंट्स पे लिख सकते थे। उसके बाद मैंने एच अज्यूम किया है सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। उसके बाद मैंने ओ अज्यूम किया है सेट ऑफ ऑल ओबीडिएंट स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये अजम्पशन होने के बाद मोस्टली हमेशा 3 अजम्पशन ही हमें करना पड़ेगा। एक तो यूनिवर्सल सेट, बाकी का जो 2 क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से 2 अजम्पशन, और वो होने के बाद हमें एक रेक्टेंगल बना लेना है यूनिवर्सल सेट के लिए। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दिया है, क्या यूज़ किया है, सम यूज़ किया है, नो यूज़ किया है। उसके हिसाब से 2 सर्कल जो बनेगा उसका इंटरसेक्शन बनेगा, या तो दोनों सेपरेट बनेंगे। आगे के क्वेश्चन में और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे सम दिया था, तो सम का हमेशा आप याद रखिए जो 2 सर्कल्स बनेंगे उसको हमेशा इंटरसेक्ट करवाना है, और इंटरसेक्ट करा के सम अगर दिया है तो बीच का पार्ट हमें शेडिंग करना है। उसके बाद एच इंटरसेक्शन ओ नॉट इक्वल टू फाई लिख देना है। तो बच्चों इस वजह से हमें ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम अपना करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो है कि नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन्स। तो यहाँ पे बच्चों हमें ज्योमेट्रिकल फिगर की बात की गई है, तो हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो U इज इक्वल टू मैं लिखूँगा बच्चों सेट ऑफ ऑल, आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी लिख सकते हैं तो क्लोज्ड फिगर भी लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कल एंड पॉलीगॉन दोनों किसके कैटेगरी में आते हैं, क्लोज्ड फिगर्स के। तो आप लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी लिखेंगे तभी भी चल जाएगा, या तो आप क्लोज्ड फिगर लिखेंगे तभी भी चल जाएगा। तो मैंने लिख दिया सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड फिगर्स। उसके बाद बच्चों हमें 2 चीज़ और दिखेगी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें सर्कल दिख रहा है एंड पॉलीगॉन दिख रहा है। तो मैं एक अजम्पशन कर लेता हूँ कैपिटल सी मीन्स सेट ऑफ ऑल सर्कल्स। उसके बाद बच्चों P अज्यूम कर लेता हूँ, P मीन्स सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। तो मैंने 2 अजम्पशन कर लिया, एक तो सेट ऑफ ऑल सर्कल्स एंड एक सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। तो ये 2 अजम्पशन होने के बाद अब हमको एक रेक्टेंगल बनाना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिया है। रेक्टेंगल में हमें U लिख देना है। U मीन्स क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स या तो फिर सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड फिगर्स। तो ये हो गया अपना U। इसके बाद बच्चों जो हमारा क्वेश्चन है उसको हमें ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन में हमें दिख रहा है नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। तो यहाँ पे नो दिया है, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन, मतलब जो सर्कल है और पॉलीगॉन है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आपको पता ही होगा कि सर्कल पॉलीगॉन नहीं हो सकता, क्योंकि जो पॉलीगॉन होता है उसमें जो एजेस होते हैं, साइड्स होते हैं, वहाँ पे एज होता है, कॉर्नर्स होते हैं। बट जो सर्कल होता है वहाँ उसका जो सरफेस रहता है वो क्या रहता है, स्मूथ रहता है। तो कोई भी सर्कल पॉलीगॉन नहीं हो सकता है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नो आ रहा है तो आपको हमेशा इस टाइप से डायग्राम बनाना है। 2 सर्कल्स बनाने हैं और दोनों को सेपरेट बनाना है, दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जो मैंने स्टेप्स बताए थे उसी स्टेप आपको फॉलो करके सॉल्व करना है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका डाउट ये है कि सर ये जो सर्कल्स है वो छोटा बड़ा क्या बनाना है। तो आप दोनों छोटा बनाइए, दोनों बड़ा बनाइए, या तो एक छोटा एक बड़ा, सब कुछ चलेगा। उसमें सर्कल का जो रेडियस है वो कुछ मैटर नहीं करता है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये जो आप एग्जाम में बनाएंगे तो इसको पेंसिल से ही बनाना है अच्छे से, क्योंकि और डार्क पेंसिल से बनाना है, क्योंकि अगर आप पेन से बनाओगे तो रॉन्ग होगा, तो आप इसे रफ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको इसको पेंसिल से बनाना है, डार्क पेंसिल से। तो बच्चों जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, उसमें दिया गया है कि ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर्स।
तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल सेट समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को 1-2 बार रीड करना है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में किससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो बच्चों अगर क्वेश्चन को ध्यान से आप रीड करोगे तो यहाँ पे टीचर्स एंड स्कॉलर्स की बात की गई है। तो बच्चों एक बात बताइए, टीचर्स एंड स्कॉलर्स क्या होते हैं? जो टीचर होते हैं वो ह्यूमन बीइंग ही होते हैं, एंड जो स्कॉलर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग ही होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो ये हो गया हमारा पहला अजम्पशन जो कि था यूनिवर्सल सेट का। उसके बाद बच्चों हमें देखना है और क्या 2 कैटेगरीज दिया गया है। तो 2 कैटेगरीज हमें दिया गया है टीचर्स एंड स्कॉलर्स का। तो T मीन्स मैं ले लेता हूँ सेट ऑफ ऑल टीचर्स। T मीन्स सेट ऑफ ऑल टीचर्स एंड S मीन्स सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। तो T मीन्स मैंने टीचर्स ले लिया एंड S मीन्स मैंने स्कॉलर्स ले लिया। अब बच्चों क्या करना है? एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि मैंने पहले से ही बना दिया है। रेक्टेंगल बनाने के बाद आपको सेट ऑफ ऑल टीचर्स एंड सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स का 2 सर्कल्स बनाने हैं। बट बच्चों ये क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है? ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स। जितने स्कॉलर्स होते हैं वो टीचर्स होते हैं एंड जितने टीचर्स होते हैं वो क्या है? स्कॉलर्स। तो टीचर एंड स्कॉलर दोनों क्या है? सेम सेम दिया गया है। जितने भी टीचर है वो स्कॉलर है, जितने भी स्कॉलर है वो क्या है? टीचर। समझिए अगर 10 स्कॉलर्स है तो 10 टीचर्स भी है, और 10 टीचर है तो 10 स्कॉलर भी है। तो यहाँ पे हमें इक्वालिटी का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। अगर इक्वालिटी का क्वेश्चन आया, ऑल आया, अगर अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन में सम और नो के बारे में बताया था, अब मैं आपको ऑल के बारे में बता रहा हूँ। तो ऑल का अगर आपको क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में ऑल दिख गया, तो आपको क्या एक ही सर्कल बनाना है, एक ही सर्कल बनाना है जिसमें कि आपको लिख देना है T इज इक्वल टू S, टीचर इज इक्वल टू स्कॉलर्स। तो बच्चों अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन है ऑल का, तो आपको एक ही सर्कल में दोनों बनाना है। एक्चुअली एक सर्कल नहीं है, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, जैसे कि ये मैंने बना दिया टीचर का, तो टीचर का तो ये हो गया। उसके बाद मैं स्कॉलर का भी इसके ऊपर ही बना देता हूँ। तो ये क्या हो गया? दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। तो ओवरलैप हो गए तो हमें T इक्वल टू S लिखना है। तो हमें दोनों नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक ही सर्कल दिखेगा कि टीचर इज इक्वल टू स्कॉलर। तो बच्चों इस टाइप से अगर ऑल का क्वेश्चन आया तो आप इस वे से कर लेना, और आपको नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने पहले लिख दिया है। तो T इक्वल टू S लिखेंगे तभी भी चलेगा। तो बच्चों ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किससे रिलेटेड बातें चल रही हैं। तो बच्चों U मीन्स हम लोग लेंगे सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। बच्चों यहाँ पे आप सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी ले सकते थे जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बट मैंने यहाँ पे सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यों लिया? क्योंकि रोम्बस एंड पैरेललोग्राम दोनों क्वाड्रिलेटरल के फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अगर आप चाहो तो आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी ले सकते हो, तो इसलिए मैंने U मतलब क्या लिया? सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बाद बच्चों हमें लेना है रोम्बस। तो R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रोम्बस। तो ये हो गया R, दैट इज सेट ऑफ ऑल रोम्बस। उसके बाद बच्चों P लेना है सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। अब बच्चों हमको क्या बनाना है उसके बाद? यूनिवर्सल सेट। तो मैं यहाँ पे U लिख देता हूँ, दैट इज यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन देखना है और समझना है। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आप बताइए पैरेललोग्राम बड़ा होता है या रोम्बस बड़ा होता है? बड़ा इन द सेंस, मैं रोम्बस मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ आपको। रोम्बस मतलब ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम। एंड पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स आर सेम, अपोजिट साइड्स आर सेम। तो बच्चों रोम्बस आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ। रोम्बस के कुछ एंगल्स होते हैं और ऑल द साइड्स आर सेम भी होते हैं। तो जैसे कि 2 सेंटीमीटर्स का है, तो चारों साइड सेम तो हो गए, बट अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बोलूँ तो ये पैरेललोग्राम भी बन सकता है।
तो जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई ये साइड इक्वल टू ये साइड और ये वाला साइड इक्वल टू ये साइड, तो इसको मैं पैरेललोग्राम भी बोल सकता हूँ। बट अगर मैं कोई पैरेललोग्राम बनाऊँ, जैसे कि मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, ये हो गया 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो मैं इसको रोम्बस नहीं बोल सकता हूँ। तो बच्चों कंक्लूजन इससे क्या निकलता है कि अगर हमको कोई भी पैरेललोग्राम दिया है तो उसमें रोम्बस जा सकता है, लेकिन रोम्बस में पैरेललोग्राम नहीं जा सकता। इन शॉर्ट, रोम्बस इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस इज अ सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। तो बच्चों पैरेललोग्राम के अंदर ही रोम्बस आ जाएगा। तो मैं एक बड़ा सा सर्कल बनाऊंगा, ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम का सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, और उसके अंदर मैं बना दूंगा रोम्बस, बिकॉज पैरेललोग्राम के अंदर क्या आता है, रोम्बस। तो ये हो गया मेरा रोम्बस का डायग्राम। तो बच्चों ये मैंने बना दिया P का सर्कल, ये बना दिया R का सर्कल। अब यहाँ पे लिख दूंगा R इज़ अ सबसेट ऑफ P, R इज़ अ सबसेट ऑफ P। ये C सिंबल जो है किसका सिंबल है, सबसेट का। तो अगर हमको इस टाइप का क्वेश्चन आया, इफ़ वाले क्वेश्चन आए, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसेट करना है। इफ़ में क्या करना है, सबसेट। तो मैं आपको एक रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या क्या सीखा। अगर सम का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको डायग्राम ऐसे बनाना है, इंटरसेक्शन वाला। अगर नो का आ रहा है तो आपको डायग्राम सेपरेट सेपरेट बना देना है। इसके बाद हमने ऑल सीखा था, तो ऑल का जो अपना डायग्राम रहेगा वो एक के अंदर दूसरा डायग्राम रहेगा, मतलब एक के ऊपर दूसरा। उसके बाद बच्चों अभी हमने सीखा इफ़, तो इफ़ का जो डायग्राम रहेगा वो एक के अंदर दूसरा चले जाएगा, एक बड़ा सेट होगा और उसके अंदर जो पार्ट रहेगा वो छोटा होगा। तो आपको मोस्टली एग्जाम में ये 4 टाइप्स के डायग्राम्स आएंगे, 4 टाइप्स का स्टेटमेंट रहेगा, सम, नो, ऑल एंड इफ़। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पूरे 4 क्वेश्चंस करा है आपको समझा होगा। आप ये चारों क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको अच्छे से 100% कन्फर्म समझ में आ ही जाएगा। तो बच्चों जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये आपको एज अ होमवर्क करना है। दोनों क्वेश्चंस जो दिए गए हो सेम है। मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ कैसा करना है। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैंने आपको सम का बताया है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सम हमने यूज़ किया था। तो सम में हमें क्या करना है, सम में हमें 2 सर्कल्स बनाने हैं और इंटरसेक्शन वाले। तो एक हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट का रहेगा और उसके बाद एक शेयर ब्रोकर का रहेगा। 2 आपको सर्कल्स बनाने हैं और दोनों को क्या करना है, इंटरसेक्शन करवा देना है और वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट टीम। तो आप सबको पता होगा क्रिकेट टीम में कोई भी जो विकेट कीपर है वो बॉलर नहीं हो सकता है। अगर वो बॉलर हो जाएगा तो हर बॉल बाउंड्री पार हो जाएगा, बैट्समैन छोड़ देगा और बाउंड्री के पार हो जाएगा। तो बच्चों इस दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। क्रिकेट में बॉलर एंड विकेट कीपर का कनेक्शन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे नो दिया गया है और नो का मैंने आपको सर्कल पॉलीगॉन वाला एग्जांपल बताया है। नो में आपको क्या करना है, एक आपको बॉलर का बनाना है, उसके बाद एक आपको विकेट कीपर का बनाना है। बॉलर एंड विकेट कीपर दोनों का क्या करना है, कुछ भी रिलेशन नहीं दिखाना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये दोनों क्वेश्चन घर पे करना है एज ए होमवर्क। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो बच्चों उसके बाद अपना थर्ड क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें दिया गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। तो बच्चों तीनों क्वेश्चन सेम ही थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ उसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट को इधर उधर किया गया है। तो थर्ड क्वेश्चन में भी वही करना है जो हमने फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में किया। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन में दिया गया है सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है एंड रिच है वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ह्यूमन बींग्स के कैटेगरी में आएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में सोचना है। तो यू मीन्स यूनिवर्सल सेट और यू में हम क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके बाद हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, सेट ऑफ ऑल एनआरआईज एंड सेट ऑफ ऑल रिच पीपल्स। तो एनआरआईज को मैं एन ले लेता हूं, तो सेट ऑफ ऑल, इसको मैं शॉर्टकट में लिखता हूं एनआरआईज। एनआरआईज मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस। उसके बाद आर मीन्स सेट ऑफ ऑल रिच पीपल्स, सेट ऑफ ऑल रिच पीपल्स। तो बच्चों सम का डायग्राम मैंने आपको कैसे बताया था बनाना है, सम में आपको हमेशा इंटरसेक्शन बनाना है। तो मैं 2 सर्कल्स बना लेता हूं और उसका इंटरसेक्शन दिखा देता हूं। तो बच्चों ये मैंने फर्स्ट सर्कल बना दिया, इसके बाद मैं बना रहा हूं सेकंड सर्कल और दोनों का इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट सर्कल है बच्चों
एनआरआईज के लिए, और जो हमारा सेकेंड सर्कल है वो है रिच पीपल्स के लिए। तो एन मतलब एनआरआई एंड आर मतलब रिच पीपल्स, जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। अगर सब नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर रिच रहता तो मैं अपने डायग्राम को यहाँ पे शेडिंग करता था मिडल में, बट यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। यहाँ पे नॉट रिच के वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, शेडिंग जो होगा हमारा वो हमारा इस सर्कल में होगा, इस वाले सर्कल में होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों ये आंसर कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कौन है, ये जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा होगा सर्कल, उसमें कौन है, रिच पीपल्स है। उसका जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है उसमें कौन है, एनआरआईज है। और जो आपको मिडल में दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसमें कौन है, रिच एंड एनआरआईज दोनों। तो उन लोग ने क्या बोला है, कुछ एनआरआईज ऐसे हैं जो रिच नहीं है। तो एनआरआईज कहाँ है, पूरे यहाँ पे ऐसे एनआरआईज है जो रिच नहीं है, और यहाँ पे ऐसे एनआरआईज है जो रिच भी है और एनआरआई भी है। तो बच्चों हमको ऐसे एनआरआई को ढूंढना था, ऐसे एनआरआई को शेडिंग करना था जो रिच नहीं है। तो ये पोर्शन में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे एनआरआईज है जो क्या है, रिच नहीं है। अगर मैं यहाँ पे शेडिंग करूँ तो ये लोग रिच है और एनआरआई भी है, और यहाँ पे शेडिंग तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये एनआरआई तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा n-r नॉट इक्वल टू 5, n-r नॉट इक्वल टू 5, मतलब n में से r को माइनस करेंगे तो हमारा नल सेट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज में। बाकी के जो क्वेश्चन है सब इजी, ये भी इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट थोड़ा सा नॉट की वजह से जो शेडिंग होता है वो बच्चे लोग थोड़ा सा उसमें मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, वो भी आपको एज अ होमवर्क करना है। तो टोटल मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड n इज नॉट इक्वल टू 2 देन इट इज ऑड। इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड n इज नॉट इक्वल टू 2 देन इट इज ऑड। तो यहाँ पे नंबर्स की बात चल रही है, तो मैं u क्या लूँगा बच्चों, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा जिसमें नंबर्स का है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ले लो या तो सेट ऑफ ऑल नंबर्स ले लो। रियल नंबर्स लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इसके बाद बच्चों p ले लेता हूँ मैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 2, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 2। तो हमने क्या लिया, p में प्राइम नंबर्स ले लिए सब, और जो नंबर्स है उसमें 2 नहीं है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ o मीन्स सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। अब ये क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, थोड़ा सा इसको नहीं समझेंगे आप तो यहाँ पे मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो देखिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मैंने यूनिवर्सल सेट को लिया, उसके बाद p को क्या लिया, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं या तो फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो बच्चों जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं। सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन लोग ने बोला है n इज़ नॉट इक्वल टू 2, मतलब ये जो अपना p वाला सेट है उसमें 2 को इंक्लूड ही नहीं करना है। तो 2 को इंक्लूड अगर नहीं करेंगे तो हमको सब क्या मिलेगा, प्राइम नंबर्स ही मिलेगा। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सब ऑड नंबर्स वाले होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो बच्चों ये सब हो गए प्राइम नंबर्स। और मैं ऑड नंबर बोलूँ तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो बच्चों यहाँ बड़ा कौन दिख रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा अपना होता है ऑड नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर्स में तो सब ऑड नंबर्स मिलते ही हैं और हमको एक इवन नंबर भी मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ऑड नंबर बड़ा है और प्राइम नंबर क्या रहेगा, छोटा। तो ऑड नंबर में ही प्राइम नंबर इंक्लूड हो जाएगा, मतलब प्राइम नंबर सेट होगा ऑड नंबर का। तो बच्चों हमको सिर्फ एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ये हो गया हमारा ऑड नंबर्स, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर हम बना देंगे अपना प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर्स।
तो बच्चों यूनिवर्सल सेट में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ले लिया मैंने। उसके बाद ऑड नंबर्स यहाँ पे है पूरा बड़ा वाला सर्कल, और छोटे वाले सर्कल में मैंने प्राइम नंबर्स ले लिया। तो प्राइम नंबर जितने भी होते हैं सब ऑड नंबर्स होते हैं। आप ऐसे अगर देखोगे तो बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे जो क्या है ऑड नंबर्स ही है, मतलब एक ही नंबर ऐसा है जो इवन नंबर है, प्राइम नंबर है। बाकी सब अगर मैं इसको रफ कर दूँ तो बाकी सब जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे प्राइम नंबर में वो क्या होते हैं ऑड नंबर्स। तो बच्चों इस वजह से इसका सोल्यूशन हो गया। तो इसको हम लिख देंगे P इज़ अ सबसेट ऑफ O। P इज़ अ सबसेट ऑफ O, इसका मीनिंग क्या है, प्राइम नंबर इज अ सबसेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 1st एंड 3rd, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको अगर आप ध्यान से नहीं सोचोगे तो वहाँ पे रॉन्ग होने के बहुत सारे चांसेस है। इसलिए बच्चों आप इसे अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और बच्चों अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिए प्लीज़ उसको कर लेना। कुछ डाउट आता है तो बताना, मैं आपको न्यू वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। और बच्चों आपको एक और कमेंट करना है, अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो मिसलेनियस का पार्ट है वो आपको खुद से करना है, उसमें कुछ डाउट्स होगा तो बताना, वो भी मैं आपको क्लियर करा के दे दूंगा। तो इसके बाद हम लोग अपना पार्ट 1 का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करें जो कि है मैट्राइसेस, या तो फिर पार्ट 2 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता देना, तो उसके हिसाब से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी का देखिए बच्चों, अपना एक टॉपिक हो गया है तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए। डाउट्स आ रहा है तो बताना, वो आपके क्लियर करते जाऊंगा मैं। तो बच्चों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको जो मेरे वीडियोस है, जो मेरे लेक्चर्स है, उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।